ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, अपना चैप्टर है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ, क्रोमोसोमल एबेरेशंस इन ह्यूमन। पिछली वीडियो में हमने क्रोमोसोम की परिभाषा जानी कि आनुवंशिकता की इकाई को, आनुवंशिकता के वाहक को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के टाइप पढ़े थे। गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। वायरल गुणसूत्र है, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र है, यूकैरियोटिक गुणसूत्र है। फिर हम आगे बढ़ रहे थे, पढ़ा था मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। देखो, मुख्यतः गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाए, 46 से ऊपर हो जाए गुणसूत्र या 46 से कम हो जाए, तो कई प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें गुणसूत्रीय विकृतियाँ कहा जाता है। मुख्यतः इनको दो भागों में बांटा गया है। 2 टाइप्स ऑफ एबेरेशन इन ह्यूमन। देखो किस किस प्रकार की विकृतियाँ। पहला देखो ऑटोसोमल अबनॉर्मेलिटीज, और दूसरा है इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम अबनॉर्मेलिटीज। अलिंगी गुणसूत्र में असामान्यताएं, लैंगिक गुणसूत्र में असामान्यताएं। देखो, यदि अलिंग गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन हो जाए, 44 प्लस अक्ष और 44 प्लस XY के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये मादा के गुणसूत्र हैं, ये नर के गुणसूत्र हैं। यदि इन 44 गुणसूत्र में नर तथा मादा में कोई परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली विकृति को ऑटोसोमल अबनॉर्मेलिटीज कहा जाता है, अलिंगी असामान्यताएं कहा जाता है। ध्यान से देखना, यानी 44 प्लस अक्ष। देखो, अक्ष तो लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से XY को भी क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। लेकिन नर तथा मादा में 44 गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। यदि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, तो उत्पन्न होने वाली असामान्यता को क्या कहा जाता है, ऑटोसोमल अबनॉर्मेलिटीज कहा जाता है, अर्थात अलिंगी असामान्यताएं कहा जाता है। देखो, इनको कई भागों में बांटा गया है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पहला इससे उत्पन्न एक विकार पढ़ा था, जिसका नाम था डाउन सिंड्रोम। ध्यान से देखना, डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है, किस प्रकार से इसका अध्ययन किया था। एक वैज्ञानिक था सन 1866 में, जिसका नाम है लैंगडन डाउन या लैंगडोन डाउन। इन्होंने सबसे पहले इस विकृति का अध्ययन किया था, और ये विकृति किस में देखने को मिली थी, मंगोलिज्म, यानी मंगोल बच्चों में देखने को मिली थी, इसलिए इसको मंगोलिज्म सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, मंगोलिज्म सिंड्रोम भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। पहली जो विकृति है, पहली जो असामान्यताएं हैं, वो ऑटोसोमल अबनॉर्मेलिटीज में क्या आती है, डाउन सिंड्रोम आती है। सन 1866 में एक वैज्ञानिक आता है लैंगडोन डाउन। ये मंगोल बच्चों में एक इस प्रकार की व्याधि को देखता है, इस प्रकार की विकृति को देखता है, और क्या नाम दे देता है, मंगोलिज्म नाम है दे देता है। 23वें गुणसूत्र जो है, 23वां जो जोड़ा है, ध्यान से देखना, 23वां जो जोड़ा है, उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने से, उसमें क्या आ जाएगा, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आएगा, और अतिरिक्त गुणसूत्र आने से इस प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। मैंने आपको ये अच्छे से बताया था पिछले वीडियो में कि गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47। किसके कारण से, 23वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएगा, अर्थात इसे 23वें जोड़े की ट्राइसोमी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, 23वें जोड़े की ट्राइसोमी, अर्थात एक प्रति अक्ष, मतलब अलिंग गुणसूत्र की अधिक हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। देखो, क्या होगा कि अंडजनन की प्रक्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो एक अतिरिक्त अक्ष गुणसूत्र जो है वो किस में पहुंच जाता है, अंडाणु में पहुंच जाता है। जैसे ही गैमेट बनेंगे, वो किसके रूप में बन जाएंगे, ध्यान से देखना, 24 प्लस 22 के रूप में बन जाएंगे। अर्थात ये तो ध्रुवीय का निर्माण कर लेंगे, और ये आगे जाकर के किसका निर्माण करेंगे, अंडाणु का निर्माण करेंगे। अब जैसे ही इसका संलयन किसके साथ में हो जाए, सामान्य शुक्राणु के साथ में हो जाए, तो हम जानते हैं उसमें कितने गुणसूत्र है, 23। अब दोनों को देखो, 23 प्लस 24 को ऐड करते हैं, तो अपने पास में कितना आ जाता है, 47। अर्थात डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। कारण क्या होगा, यदि कोई महिला 40 वर्ष से अधिक उम्र में बच्चे उत्पन्न करती है,
तो उन बच्चों में इस प्रकार की विकृति देखने को मिलती है और जिसका रेशियो रहता है 600:1, अर्थात 600 बच्चों पर एक बच्चा मंगोलिज्म होगा या हम कह सकते हैं वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा। कब कंडीशन क्या बताई, जब कोई महिला 40 वर्ष से अधिक उम्र में बच्चे उत्पन्न करती है तो डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, अर्थात उसके एलिंग गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है। 23वें जोड़े में ट्राइसोमी देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं इसके लक्षण क्या है कि इससे ग्रसित शिशु में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। देखो, अंगुलियां भोत्री प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की अंगुलियां होती है उसमें? भोत्री प्रकार की अंगुलियां होती हैं। हाथ उसके चपटे होते हैं, नीचे वाला होंठ लटका रहता है, जीभ बाहर निकली रहती है, मुख खुला रहता है। मानसिक जो विकास है वो बहुत ही कम पाया जाता है, यानी बुद्धि लब्धि कम पाई जाती है। ये जो बच्चे हैं ये बंधे प्रकार के बच्चे होते हैं। ये बच्चे किस प्रकार के होते हैं? बंधे प्रकार के बच्चे होते हैं। तो ये तो था अपना डाउन सिंड्रोम। अब इसके बाद में दूसरी विकृति की बात करते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। देखो क्या है एडवर्ड सिंड्रोम, ध्यान से देखना। एडवर्ड सिंड्रोम, देखो हिल्टन वैज्ञानिक था, एच हिल्टन, एडवर्ड ने 1960 में इस विकृति का अध्ययन किया था। एक वैज्ञानिक आता है एच हिल्टन एडवर्ड और उसके नाम पर इसका नाम रखा गया एडवर्ड सिंड्रोम। 1960 में इस विकृति को देखता है और देख क्या पाता है कि 18वें गुणसूत्र, ये भी किसके कारण से होगा? एलिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने से उत्पन्न होने वाली विकृति है। ये 21वें जोड़े की ट्राइसोमी है और ये 18वें जोड़े की ट्राइसोमी कहलाती है। अर्थात 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आता है, उस जोड़े की ट्राइसोमी हो जाती है, जिसके कारण से इसमें इस प्रकार की विकृति पाई जाती है। ध्यान से देखने वाली बात है, बहुत ही सामान्य सा एडवर्ड सिंड्रोम है। एच हिल्टन नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1960 में इस विकृति को देखा और क्या बताया कि जब 18वें जोड़े में ट्राइसोमी हो जाए तो उत्पन्न होने वाली विकृति या असामान्यता को क्या कहा जाएगा? एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाएगा। देखो इसका भी कारण क्या है? अधिक उम्र में किसी महिला के द्वारा बच्चे उत्पन्न करने पर उत्पन्न होने वाली संतान में एडवर्ड सिंड्रोम देखा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि इसके कुछ लक्षणों की यदि बात करें कि लक्षण किस प्रकार के हैं, तो वही लक्षण होंगे इसके अंदर। लक्षण किस प्रकार का होगा? कदकाठी होगा, यानी जो बच्चा उत्पन्न होगा उसका जो शरीर का आकार है, जो हाइट है, वो बहुत ही कम पाई जाती है। ये इसकी विकृतियां हैं। अर्थात इसमें देखो क्या होगा कि सिर छोटा होगा, जबड़ा चपटा होगा। जबड़ा किस प्रकार का होगा? इसका छोटा जबड़ा, सिर छोटा होता है। ये मंदबुद्धि बालक होते हैं। कैसे बालक होते हैं? ये मंदबुद्धि बालक होते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण वो दिखाई देगा कि इस प्रकार के बच्चे में हृदय की विकार पाए जाते हैं। हार्ट से संबंधित कई प्रकार की विकृतियां इसमें देखने को मिलती हैं। और यदि जीवन काल की बात की जाए तो 5 से 15 दिन के बीच का इसका जीवन काल होता है। यानी इस रोग से ग्रसित बच्चा 5 से 15 दिन तक ही जीवित रह पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। डाउन सिंड्रोम के समान यदि इसके रेशियो की बात की जाए तो प्रति 5000 बच्चों पर एक बच्चा किस प्रकार का दिखाई देता है? एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा दिखाई देता है। तो दूसरी विकृति अपनी कौन सी हो गई? एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। अब देखो तीसरी, अदर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज, ये जो विकृति है यानी अन्य गुणसूत्रीय विकृति की यदि बात की जाए, अन्य संरचनात्मक गुणसूत्रीय विकृतियों की बात की जाए, ये तीसरी किस प्रकार की होती है? इसमें देखो गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुणसूत्र 46 ही रहेंगे। देखो यहाँ पर गुणसूत्र कितने थे? 47 हो गए। और इसमें भी देखो 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हुई है, इसका मतलब प्रतिलिपि हो गई, तो इसमें भी गुणसूत्र कितने थे? 47। इसमें गुणसूत्र तो 46 ही रहेंगे। तो फिर ये किस प्रकार की विकृति हुई? देखो क्या होता है, इसमें किसी गुणसूत्र की एक भुजा के विलोपन से, ध्यान से देखना, कोई क्रोमोसोम है, देखो इस प्रकार से गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में पाया जाता है। यदि दोनों समान है तो उसे क्या कहा जाता है? समजात गुणसूत्र कहा जाता है। दोनों अलग अलग हैं उसे असमजात गुणसूत्र कहा जाता है, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। यदि उस गुणसूत्र की एक भुजा का विलोपन हो जाए, क्या हो जाए? विलोपन हो जाए, या फिर गुणसूत्र की कोई भुजा टूट जाए, तो इस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है क्राइडूचेट। ध्यान देना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये क्राइडूचेट का। ये क्राइडूचेट अन्य संरचनात्मक विकृति को निरूपित करने वाला एक उदाहरण है, जिसमें क्या बताया गया है कि 5वें गुणसूत्र की
ध्यान से देखना, मैं किस गुणसूत्र की बात कर रहा हूँ, पांचवें जोड़े की। पांचवें जोड़े का जो गुणसूत्र है उसकी छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है, छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है, और छोटी भुजा के विलोपन होने से क्राइडुचेट प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन देखो गुणसूत्र कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। होगा क्या कि गुणसूत्र की कोई भुजा टूट जाएगी या उसमें विलोपन हो जाएगा तो इस प्रकार की विकृति सामने आती है। तो क्राइडुचेट इसका उदाहरण है। देखो इसके लक्षण क्या है, जब भी बच्चा इस रोग से ग्रसित होगा तो जब जब वो रोएगा तो उसके रोते समय बिल्ली के बच्चे के समान, या जैसे बिल्ली चिल्लाती है, बिल्ली के चिल्लाने के समान आवाज़ उत्पन्न होती है। इसलिए इस विकार को क्या कहा जाता है, देखो यानी क्राई चेट सिंड्रोम भी कहते हैं इसे, क्राई चेट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्राई चेट सिंड्रोम या क्राइकेट सिंड्रोम कह सकते हैं के नाम से इसको जाना जाता है। तो ध्यान से देखने वाली बात है। इसका लक्षण क्या होगा कि जब जब बच्चा रोएगा तो बिल्ली के रोने के समान उसकी आवाज़ आएगी। दूसरी बात, हकला करके बोलेगा बच्चा, या बोलने में उसको कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यदि इसके रेशियो की बात की जाए तो प्रति 50,000 बच्चों पर एक बच्चा ऐसा होगा जो क्राइडुचेट अर्थात अदर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज या अन्य या विविध संरचनात्मक असामान्यता से वो बच्चा ग्रसित रहता है। तो ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज की यदि बात की जाए तो इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम, और तीसरा किस प्रकार का है, अदर स्ट्रक्चरल या फिर अन्य विविध संरचनात्मक असामान्यताएं होती है, जिसमें ये 3 एग्जाम्पल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज यानी लिंग गुणसूत्र असामान्यताएं। देखो लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाए, सिंपल है, इस चेकरबोर्ड से इससे यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि अक्ष में परिवर्तन हो जाए या फिर अक्ष वाई में परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब किसी बच्चे में या जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र में कोई परिवर्तन हो जाए और उससे उत्पन्न असामान्यता को क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र असामान्यता कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज कहा जाता है। इसके भी देखो कई प्रकार है। सबसे पहले देखो एक प्रकार का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। ध्यान से देखना भाई, वैज्ञानिक का नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम। देखो एच टर्नर नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने इसका अध्ययन 1938 में किया था, और उन्होंने क्या बताया कि टर्नर सिंड्रोम किस में देखने को मिलेगा, यह डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। एक बात तो ये आप ध्यान रखेंगे, किस में पाया जाता है, ये महिलाओं में पाए जाने वाला विकार है, असामान्यता है। वैज्ञानिक कौन था, टर्नर नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1938 में इस विकार को देखा था और बताया कि ये महिलाओं में उत्पन्न व्याधि है या महिलाओं में पाए जाने वाला विकार है। इसका मतलब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें महिलाओं में एक अक्ष क्रोमोसोम कम हो जाता है। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, एक अक्ष क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो सिंपल है, यदि एक अक्ष क्रोमोसोम कम हो जाएगा, देखो मैं एक सामान्य महिला का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या होता है, 44 प्लस अक्ष होता है। अर्थात देखो टोटल देखो 44, 45, 46 गुणसूत्र हो गए। लेकिन यदि वो महिला टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसमें एक अक्ष क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो गुणसूत्रीय स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, 44 प्लस अक्ष 0 बन जाएगी। अब देखो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 45। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 45 यानी 45 पाई जाती है। हम कहेंगे कि उसके लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, लिंग गुणसूत्र में कमी आ जाती है, अर्थात उस महिला में एक अक्ष क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे एक व्याधि उत्पन्न होती है जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। देखो तो गुणसूत्र की संख्या होगी 45। अब अक्ष क्रोमोसोम कम हुआ है, मैंने आपको बताया कि अक्ष गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिंग गुणसूत्र का निर्धारण करते हैं या लिंग का निर्धारण करते हैं। ये लिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, लिंग गुणसूत्र लिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब अक्ष क्रोमोसोम कम हुआ, इसका मतलब उस लड़की में क्या होगा, कई प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होंगी और वो व्याधियाँ लिंग से संबंधित होंगी। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ये जो बच्ची उत्पन्न होगी इस बच्चे में किस प्रकार के लक्षण होंगे, स्तन अल्प विकसित होंगे, इनके स्तन ग्रंथियां नहीं पाए जाएंगी, ऋतुस्राव दिखाई नहीं देगा या ऋतुस्राव नहीं पाया जाता है। ये लड़कियां किस प्रकार की होती हैं, बंधे प्रकार की होती हैं। ये लड़कियां भी किस प्रकार, यानी बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, ये बंधे प्रकार की होती है। तो स्तन अल्प विकसित होते हैं, ऋतुस्राव नहीं पाया जाता है, बंधे प्रकार की ये लड़कियां होती हैं।
ध्यान रहे इसके अंदर यदि रेशियो की बात की जाए तो प्रति 3000 बच्चियों में एक बच्ची किससे ग्रसित होती है? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ का पहला उदाहरण था टर्नर सिंड्रोम, जो क्या होगा, एक वैज्ञानिक था एस टर्नर ने 1938 में इसको सर्वप्रथम देखा। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। इसमें एक अक्ष क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, अर्थात गुणसूत्र ये स्ट्रक्चरल क्या हो जाएगी? 44 प्लस अक्ष 0। इसमें गुणसूत्र 45 पाए जाते हैं। स्तन ग्रंथियाँ अल्प विकसित होती हैं, ध्यान देना, ऋतुस्राव नहीं पाया जाता है, और रेशियो इसका 3000 पर एक बच्ची इससे ग्रसित होती है। इसके अलावा यदि और देखें तो बौद्धिक स्तर भी इसका क्या होता है? बहुत कम पाया जाता है, यानी ये मानसिक रूप से क्या पाई जाती हैं? ये बच्चियाँ कमज़ोर होती हैं, शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ये इस प्रकार की विकृतियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। हाँ, ये जो वैज्ञानिक ये जो अपना सिंड्रोम था जिसमें मैंने आपको बताया क्राइडुचेट, इसको ध्यान देना लेजे उने सिंड्रोम भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़, लेजे उने सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि एक वैज्ञानिक था लेजे उने, उन्होंने इस सिंड्रोम की खोज की थी। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने क्रोमोसोमल एबेरेशन इन ह्यूमन में 2 प्रकार की नॉर्मलिटीज़ अबनॉर्मलिटीज़ पढ़ी, जिसमें पहली थी ऑटोसोमल, दूसरी कैसी है? सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल पर आधारित कितने विकृतियाँ देख ली? 3, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। फिर इसके बाद में यदि सेक्स की बात की जाए तो पहला कौन सा? अपना टर्नर सिंड्रोम, जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाए जाने वाला रोग है। आगे क्लास में और कुछ देखते जाएंगे। धन्यवाद।